बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, 31 दिसंबर तक इस्तीफ़े, हुकूमत मुखालिफ रफ्तार जो है तहरीक की वो तेज़ हो चुकी है और इसी तहरीक को तेजी में लाने के लिए अपोजिशन ये फैसला कर चुकी है कि 31 दिसंबर को इस्तीफे दिए जाएंगे। लेकिन इसकी मुखालिफत का भी कुछ खदशा मौजूद है। इसी मुखालिफत के खदशे को देखते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा ने ऐसे सियासी रहनुमाओं के घेराव का भी फैसला किया है और इंदिया दिया है। ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन एक तनी हुई रस्सी पर चल रही है। क्या 31 दिसंबर को तमाम जमातें इस्तीफों के एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएंगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब तक के जो तासुरात हैं, अब तक की जो इत्तलात हैं, उसके मुताबिक तो यही है कि पूरी जमात इस हिकमत पर शायद अमल ना करे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान आज होने वाली पीडीएम की बैठक में मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आइंदा की हिकमत अमली पर ब्रीफ करते रहे हैं। इसी पूरे मंजरनामे पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुनहरिफ रुकने असेंबली पंजाब असेंबली से हैं निशाद खान दाहा साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। 31 दिसंबर पे दिए जाएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इब्तदा की है और बेशतर अरकान असेंबली के इस्तीफे आना शुरू हो चुके हैं। क्या आप ये समझते हैं कि एक आईनी बहरान जो पैदा हो जाएगा, हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकेगा, इस पर आपके साथ दीगर तमाम जमातें हैं वो मुत्तफिक रहेंगी? देखिए, गुजारिश ये है कि मुल्क में जो बहुत बड़ा बुरान पैदा कर दिया गया है, पीटीआई हुकूमत का जो अजाब मुसल्लत कर दिया गया है इस मुल्क पे, उसके नताइज पूरी कौम देख रही है, भुगत रही है। इस नायल और जालिम हुकूमत की कारस्तानी आपके सामने है। 2-2.5 साल में जो सूरत हाल रही है, अब सच्ची बात यह है कि अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अवाम इस हुकूमत को मज़ीद मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ मामला सियासी कायदीन का नहीं है, सियासी जो मुखालिफ हैं हुकूमत के उनका नहीं है, पीडीएम का नहीं है, मुस्लिम लीग नून का नहीं है, पूरी कौम का मामला है। पूरी कौम जो है जिस एक इज़्तिराब की कैफियत में, एक बेचैनी की कैफियत में, एक इंतहाई परेशानी की हालत में है, उसका हल ये है। ये देखें, पूरी कौम जैसे होता है ना कि झोलियाँ उठा उठा के इस हुकूमत की रुखसती की दुआएं कर रही है। आप राह चलते किसी आदमी से पूछें, हम जो है कि जहाँ जाते हैं अवाम का एक ही सवाल होता है कि इस नायल और जालिम हुकूमत से कब निजात हासिल होगी, इस अजाब से कब निजात हासिल होगी इस मुल्क और कौम को। अब ये मैं समझता हूँ कि पीडीएम का जो भी एक मौक़िफ़ है, पीडीएम का फ़ैसला जो है, पीडीएम की तारीख जो है, वो अवाम की इन्हीं ख्वाहिशात, इन्हीं दुआओं का, इन्हीं इल्तिजाओं का जवाब है, मैं समझता हूँ। और ये है कि ये जो इस्तीफ़ों का जिस तरह आपने जिक्र फरमाया, ये जो है इट इज़ वन ऑफ द मैनी अवेलेबल ऑप्शंस। देखें, लेकिन ये है कि ये जो बड़ा एक मैं समझता हूँ कि बड़ा मौसर एक ऑप्शन है, और ये है कि ये जब ये नहीं गालिब अक्सरियत असेंबलियों की, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद, पीपल्स पार्टी भी इंशाल्लाह साथ देगी। मुझे यकीन है कि इस हवाले से पीडीएम में कोई इख्तलाफ राय नहीं है। स्ट्रेटजी के हवाले से इख्तलाफ हो सकता है छोटा मोटा, पार्टियों के दरमियान भी, पार्टियों के अंदर भी, लेकिन चूँकि टारगेट जो है उसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई भाम नहीं है। पूरी कौम भी यकसू है, पीडीएम भी यकसू है। नज़ार चीमा साहब, आपका कहना है कि पूरी पीडीएम इस पर मुतफिक है कि कोई हिकमत अमली में कोई हो सकता है मामला, बाकी कोई ऐसा मामला नहीं है? 31 दिसंबर तक टारगेट के बारे में कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। 31 दिसंबर आपने डेट रख दी कि 31 दिसंबर तक ये नहीं कहा गया कि 31 दिसंबर तक स्पीकर को इस्तीफे जमा कराएं, अपनी अपनी क़यादत को इस्तीफे जमा करा दें। अगर आप समझते हैं कि अवाम आपसे कह रही है कि इस हुकूमत से जान छुड़ाएं, इस हुकूमत से हमारी जान छुड़ाएं, ख़त्म करें, तो फिर 31 दिसंबर तक इस्तीफे जमा करने, उसके बाद ऐलान किया जाएगा कि इस्तीफे पेश करने हैं। तो अभी क्यों नहीं? और ये इस्तीफे स्पीकर की बजाय सीधे आप अपनी पार्टी को क्यों दे रहे हैं? जब पार्टी ने फैसला कर दिया कि असेंबली छोड़नी है तो छोड़ देना चाहिए। नहीं, ये देखें, बात यह है कि ये मुख्तलिफ मराहल हैं। पहला मरला यही है कि अपने अपने जो लीडरशिप है उसके पास इस्तीफे जमा हो जाएं, फिर पीडीएम की क़यादत फैसला करेगी कि ये इस्तीफे स्पीकर के पास कब जाने हैं। ये तो कोई मसला नहीं है जी। नेक्स्ट स्टेज यही होगी कि पीडीएम की क़यादत मिलकर फैसला करेगी कि स्पीकर के पास ये इस्तीफे कब पेश किए जाएं। आप इस्तीफा कब पेश कर रहे हैं? आप कब दे रहे हैं? मेरा इस्तीफा तो बिल्कुल हाजिर है जी। तो बिल्कुल मेरा इस्तीफा क्या, देखें, ये हमारी सीटें जो हैं, हमारी पार्टी की, पार्टी लीडरशिप की अमानत है, और मैं समझ कौम की भी अमानत है, हमारे जो वोटर हैं उनकी भी अमानत है,
हमारी पार्टी लीडरशिप की भी अमानत है। और ये जब ये सीट अमानत है, चीमा साहब साथ ही रहेगा। निशात खान डाहा साहब, जैसा कि चीमा साहब कह रहे हैं कि हमारी जो सीट है वो पार्टी लीडरशिप की अमानत है, तो आपकी पार्टी लीडरशिप जो है वो इस्तीफों का मुतालबा कर रही है, इस्तीफा देंगे आप? पहली बात तो ये है कि हमारी जो एमपीशिप है ये अवाम की मरून मिन्नत है, ये अवाम की दी हुई है, किसी की दी हुई नहीं है। जब हमें हमारे शहर की हमारे लोग हमारे अवाम कहेगी कि इस्तीफा दे तो हम बिल्कुल दे देंगे। दूसरी बात है, जैसे चीमा साहब अभी फरमा रहे थे, जब हम बाहर निकलते हैं ना तो हमें शर्मिंदगी होती है। लोग हमें कहते हैं यार ये कैसी लीडर आपने बनाई है, इसका जबान पे कंट्रोल ही नहीं है, जो मुंह में आता है कह देती है। तो खुदारा इनको समझाए, कोई अच्छी बातें करे, कोई अच्छी करे, ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रही है। अब देखे ना, इनको कुछ लोग ये कहते हैं, हमें लोग ये कहते हैं कि यार इनको कुछ समझाया, अपनी पार्टी को समझाया, इनको क्या हो गया है, इस तरह से क्या हुकूमत गिरा रहे। बाकी बात रही इस्तीफे की, दूध का दूध पानी का पानी, जब 31 दिसंबर हो जाएगा, मैं इसको नहीं मानता कि इनके पास ये कहते हैं हमारे पास। डाहा साहब, आपने माजी में भी ये बात की थी कि पार्टी इस्तीफे देने पर हिचकिचाहट का शिकार हो जाएगी, इस्तीफे नहीं आएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो बड़ी तादाद में इस्तीफों की आमद तो शुरू हो चुकी है। अगर इस्तीफे आए, ये नहीं, आमद तो शुरू हो चुकी है, लेकिन ये आगे नहीं पहुंचेंगे। मैं बड़े खुले दिल से आपको कह रहा हूं, गारंटी से मैं ये कह रहा हूं, ये आगे नहीं पहुंचेंगे। बाकी नहीं, जब 31 तारीख आएगी तो देख लेना कितने इस्तीफे आए हैं और कितने लोग इनके खिलाफ है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन 31 के बाद भी अगर ये स्पीकर साहब इनसे ये पूछ लेंगे 31 के बाद वाकई आप स्पीकर साहब को देंगे इस्तीफे, इन्होंने बिल्कुल इस्तीफा नहीं, सिर्फ डरा रहे हैं लोगों को। और एक इन्होंने की है कि वो बीबी ने कहा है कि आप भी फरमा रहे थे घरों का घिराव करो। अरे भाई करो, तुम्हें किसने रोका है? ये गीदड़ बम किया किसको तुम लगा रहे हो? हमारा पाकिस्तान है, हमने पाकिस्तान का सबसे पहले सोचना है। तुम पहले अपने घरों को तो हिफाजत में रखो, हमारा घिराव कोई आए ना करे, हम देखते हैं कैसे। ये जमीर की आवाज है। अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान की फेवर में बात है, हम जरूर उसको करेंगे, लेकिन जो हम समझ गए कि ये हमारे मुल्क के लिए सही नहीं है, वो हम कभी भी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। डॉक्टर साहब, चीमा साहब एक आपसे सवाल, जी चीमा साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं कि असूल तो ये होना चाहिए था कि सबसे पहले पार्टी के सरबरा जो हैं वो इस्तीफा देते और उनको देखते हुए एक ही दिन में सारे इस्तीफे आ जाते। पार्टी फैसला कर चुकी है। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब, इनका इस्तीफा अभी तक नहीं आया। देखिए, वो तो कोई ये मसला, ये ना कोई देखे कोई मसला है, ना कोई ये कोई इशू है। ये तो पूरे के पूरी जब ये डेट तय कर दी गई है कि 31 दिसंबर तक, तो आप देखेंगे 31 दिसंबर तक कोई मेंबर नहीं हमारा रह जाएगा जिसने इस्तीफा नहीं दिया। ये तो कोई मसला नहीं है कि आज कौन देता है और कल कौन देता है। तो आज जब डेट तय कर दी गई है, डॉक्टर साहब जो इस्तीफे दे दिए गए हैं, इसके बाद असेंबली के किसी इजलास में ये आज जो इस्तीफे पेश होने शुरू हो गए हैं, अगर अब असेंबली का कोई सेशन होता है, अगर असेंबली का कोई सेशन होता है या असेंबली की जो मराहत है वो लेंगे कि नहीं? नहीं, ये देखें, जब ये इस्तीफे ये स्पीकर के पास पहुंचेंगे तो ये जब जो ही एक्सेप्ट होंगे, कोई मुराद नहीं रहेगा। हमने पीटीआई वालों का काम नहीं, वो तमाशे नहीं करने कि हमने ये इस्तीफे दे के कई महीने तक हम ये है कि इंतजार करते रहे और ये एक मुराद भी लेते रहे। ये काम हमने नहीं करना। मैं वो यही जानना चाहता हूँ, जब आपने फैसला कर लिया है, आपने तो इस्तीफा दे दिया ना, अपनी क़यादत को दे दिया, लेकिन आपने फैसला कर लिया, असेंबली छोड़ दी, तो फिर इजलास या स्पीकर के मंजूर या नामंजूर करने का इंतजार क्यों? नहीं, आप देखें, आप ये कमाल है, ये आपका कैसा सवाल है। फैसला ये हुआ है कि तमाम मेंबरान अपनी पार्टी लीडरशिप के पास इस्तीफे जमा करवा दें। पार्टी लीडरशिप पीडीएम की सारी लीडरशिप के साथ मिलकर फैसला करेगी कि ये इस्तीफे स्पीकर के पास कब देने हैं। ये सिंपल सी बात है। ये आज और कल की तो बात ही नहीं है, ये तो मराहल है। ये देखें, स्टेज है। पहली स्टेज ये कि अपनी लीडरशिप के पास इस्तीफे जमा होने हैं। हमारी लीडरशिप पीडीएम की सारी लीडरशिप के साथ मिलकर फैसला करेगी कि ये इस्तीफे स्पीकर को कब पेश कर देने, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चीमा साहब, आपकी जानिब वापस आता हूं, इसी इस्तीफों पर मजीद भी बात करेंगे। निशात खान डाहा साहब, आपने कहा था कि पार्टी अभी तक गैर फाल है, लेकिन अब मौजूदा सूरत में देखा जाए तो पार्टी तो फाल हो चुकी। जी, मैं आप ये कह रहे हैं 31 तक इस्तीफे आने हैं। अब 31 में 20 दिन रह गए, बाकी आप गिनते रहे डेली के कितने इस्तीफे आ रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि डेली इस्तीफे कितने आ रहे हैं। अगर डेली 1-2 भी नहीं आ रहे तो फिर 31 तक कैसे इनको पूरे इस्तीफे आ जाएंगे। और बाकी रही पार्टी की बात,
तो ये इनका जो बयानिया है, ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये मैं कहता हूं कि किसी खतून को, बड़े अपना नाम वाली खतून है, बड़े नाम वाले बाप की बेटी है, तो इनको जरा लैंग्वेज सही इस्तेमाल करनी चाहिए। ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है, इनके खिलाफ और तो कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल है। और कल इनको देखो क्या होगा, फजलुर रहमान ने इनको बोलने ही नहीं दिया। इन्होंने 2 दफा स्पीकर अपनी तरफ किया, उन्होंने नहीं, जो फजलुर रहमान ने कह दिया दैट्स ऑल, और ये पीछे हट के चली, इनको कल उन्होंने बोलने ही नहीं दिया। डॉक्टर निसार चीमा साहब, जब पीटीआई ने इस्तीफे दिए थे तो उस वक्त असम्बली में जो तकारीर हुई, उन तकारीर में चीमा साहब इन्होंने कहा कि यह गैर जमहूरी रवैया है इस्तीफे देना, गैर जमहूरी, ये इस्तेमाल लफ्ज हुआ। तो अब ये क्या इस्तीफे देना गैर जमहूरी रवैया नहीं होगा? नहीं, ये पहले ये मैं आपकी इजाजत से मैं पूछना चाहता हूं कि ये मोहतरम डार साहब पीटीआई के तर्जुमान है यहाँ पे? नहीं, आपकी पार्टी के हैं, आपकी पार्टी के टिकट पे मुंतखब मैं सच बोलता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो बोलता हूँ, मैं तर्जमान नहीं हूँ, मैं पीटीआई के तर्जमान चीमा साहब का नहीं हूँ। चले, अच्छा चलें, कोई बात नहीं। ये डार साहब का और उनके हल्के के अवाम का मामला है। हल्के के अवाम जो हैं वही फैसला करेंगे कि वो जो उन्होंने जिस पार्टी के टिकट पे मुंतखब किया था कि उसके साथ वो वफादारी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे, ये फैसला अवाम करेंगे वहाँ के, उस हल्के के। देखें, बात ये है, बिल्कुल सही फरमा रहे हो, सही। और दूसरी डार साहब ये है कि सबसे पहले तो जब आपने अपनी पार्टी लीडरशिप से बगावत की है तो आपको सबसे पहले तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। अखलाकी तौर पर आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इस्तीफा देते और नए सिरे से इलेक्शन लड़के आते पीटीए के टिकट पे। चीमा साहब, पहली बात है कि मैंने बगावत नहीं की। अब देखो ना, इन्होंने, अगर आप एमपी थे उस वक्त बैठे थे, जो हमजा साहब बैठे थे, तो इन्होंने कहा था फजलुर रहमान को वोट देना सदर का, तो मेरे ख्याल में मैं अकेला एमपी है जिन्होंने साफ कहा था मेरा जमीर इजाजत नहीं देता, मैं फजलुर रहमान को वोट नहीं दूंगा। तो उसको आप क्या गद्दारी कहेंगे? एक जमीर मान ही नहीं रहा कि फजलुर रहमान को सदालत का वोट दूं। नहीं, मुझे ये चले वो देखें, तो मैं तो हमेशा जब पार्टी में भी था, कोई गलत बात होती थी जो मैं नहीं मानता था, मैं कह आपका डार साहब, ये जी आपका और आपके ज़मीर का मामला है, हम इसमें दखल नहीं देते। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आपका ज़मीर आपको जरूर ये कहेगा कि आप मेहरबानी करके मुस्ताफी हों और पीटी के टिकट पे इलेक्शन लड़के आके फिर ये है कि आप तर्जुमानी फरमाएं। लेकिन मैं जो आप सवाल कर रहे थे, जलील शरकपुरी साहब का भी बयान सामने आया, उनका ये कहना है कि हमें ये पार्टी से कैसे निकाल सकते हैं। गयासुद्दीन साहब कहते हैं मैं इनसे सीनियर और पुराना मुस्लिम लीगी हूँ, मैं निकालता हूँ पार्टी से। चले, कोई बात नहीं, पार्टी के साथ बेवफाई करने में सीनियर जूनियर का मसला नहीं होता। कोई भी ये किसी वक्त भी ये है कि किसी को वो जो है वो इस तरह को अगर भटक जाए तो भटक जाए, उसमें सीनियर जूनियर की बात क्या है, ये बताएगा उस। लेकिन ये है कि उसका फिर बिल आखिर वहाँ के अवाम जो है वो फैसला कर देंगे आइंदा इलेक्शन में। देखिए, दूसरी जो गुजारिश है, मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जो आपने कहा कि इस्तीफे गैर जमहूरी, ये इस्तीफे देना कभी किसी ने नहीं कहा, हमारी पार्टी में से किसी ने नहीं कहा कि गैर जमहूरी है। गैर जमहूरी वो रवैये थे जो कंटेनर पे चढ़ के इमरान खान साहब 126 दिन के धरने के दौरान जो अपनाया उन्होंने, वो रवैया गैर जमहूरी था, वो हथकंडे गैर जमहूरी थे, वो तमाशे गैर जमहूरी थे। जब देखें, गैस और बिजली के बिल जलाना गैर जमहूरी था, लोगों को लाकानूनियत पे उकसाना गैर जमहूरी था, सिविल नाफरमानी की काल देना वो गैर जमहूरी था, पुलिस पे अदम एतमाद की तहरीक जो है, जो पीपल्स पार्टी का भी कहना है कि हम अदम एतमाद की तहरीक की तरफ हमें जाना चाहिए, तो क्या आप क्या समझते हैं, जब पूरी कौम तंग है इनसे, आप समझते हैं कि अरकान असम्बली भी इनसे तंग है, सब तंग है, फिर अदम एतमाद की तहरीक ले आए ताकि एक जमहूरी अमल भी चलता रहे? मेरा अपना ख्याल ये है, देखिए मैं आपको बड़ा फ्रैंकली कहता हूँ कि सारे ही तंग हैं, पूरी कौम तंग है, पूरी अपोजिशन तंग है, 22 करोड़ अवाम तंग हैं। लेकिन ये है कि जिस तरह अदम एतमाद की आपने बात की, अदम एतमाद की तहरीक उस वक्त कामयाब होगी जब इनको लाने वाले भी तंग होंगे, और मेरा ख्याल है वो अब तंग हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनको भी एहसास है, इस कौम का हिस्सा है, वो कैसे अवामी जज्बात और एहसासात से लाताल्लुक रह सकते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि आज तक जिसकी हुकूमत रही है, जब तक उनके लाने वाले नहीं चाह रहे उस वक्त तक हुकूमत तब्दील नहीं होती थी। यही लोग हैं जिनको पहले ये जो है ये लाने वाले, तो देखें ये है सिलेक्टेड हुकूमत, ये है जिनको जो खुद आए नहीं लाए गए हैं, ये लोग हैं। अगर ये है कि इनको लाने वाले जिस दिन उन्होंने इनकी सरपरस्ती छोड़ दी, ये तो बड़ी कमज़ोर सी बैसाखियों के सहारे खड़े हैं, उसी वक्त ये है कि ये तो रेत के घरौंदों की तरह बिल्कुल ये है कि ज़मीन बोस हो जाएंगे।
तो एतजाज एहसन साहब का तो कल ये कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है, हमारा बयानिया उससे मुख्तलिफ है, ये एक नाम लेते हैं, हम नाम नहीं लेते। क्या उनका ये, उन्होंने 80 की दिहाई से शुरू करके अब तक की बातें की, तो वो जो कह रहे हैं वो गलत है या आपका जो बयानिया वो गलत है? देखिए भैया, अफराद बेशुमार लोग हैं, किस किस के बयानिया के। एतजाज एहसन साहब का अपना बयानिया, उनका बयानिया जो है ना पीपल्स पार्टी से मिलता है ना मुस्लिम लीग नून से मिलता है, उनके बयानिया बदलते रहते हैं। देखें वो जो है कभी कोई बयानिया कभी वो तो हवा का रुख देख के अपने बयानिया तब्दील करते हैं, उनकी बात क्या मैं करूं। बात ये है हवा का रुख देख के बयानिया तब्दील करते हैं, आप ये और क्या, बिल्कुल बिल्कुल, और क्या है। देखें बात यह है कि देखें बड़े काबिल एहतराम कानूनदान है, लेकिन बयानिया उनका सियासत में, देखें सियासत में उन्होंने कोई कभी यह है कि कोई असूली मौक़िफ़ नहीं अपनाए। आपको आपके सामने है, हमारे दिल में उनका बड़ा एहतराम था, ये अदलिया बहाली तारीख में उनका बड़ा रोल था, लेकिन यह है कि वो बाकी तो यह है कि सियासत में, सियासी मैदान में उन्होंने कभी ये असूली मौक़िफ़ नहीं अपनाए। कभी पीपल्स पार्टी जान की, कभी पीपल्स पार्टी छोड़ी, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। डाहा साहब, मौजूदा हालात में पंजाब के अंदर इनकी मुस्लिम लीग नून की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है। आप क्या समझते हैं, आप जिस तरह दावा कर रहे हैं कि 31 दिसंबर तक इस्तीफे पूरे नहीं आएंगे और 31 के बाद आप दावे से कह रहे हैं, यकीन से कह रहे हैं कि ये असम्बली में इस्तीफे नहीं जाएंगे, स्पीकर के पास नहीं जाएंगे, तो क्या कोई और लोग भी ऐसे हैं जो इस्तीफे नहीं देंगे? जी मैं आपको अर्ज करता हूँ, पहले तो मैं चीमा साहब की उसकी बात में हाँ मिलाता हूँ। जो इन्होंने कहा है ना 22 करोड़ आवाम परेशान है, वो वाकई परेशान है, लेकिन वो पीडीएम से परेशान है कि ये क्या कर रहे हैं, मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं। हर पाकिस्तानी 22 करोड़ बंदा जो ये सवाल उठा रहा है कि ये गवर्नमेंट को किधर लेके जा रहे हैं, हुकूमत के साथ क्या करना चाहते हैं, क्या इन तरीकों से हुकूमत तब्दील कर पाएंगे, क्या इसमें ये जो रोज जुलूस निकालते इसमें हुकूमत का मुल्क का नुकसान है। यानी लोग इस बारे सोच रहे हैं, मैं इनकी बात मानता हूं, लेकिन उलट है, वो ये सोच रहे हैं 22 करोड़ अवाम कि जो चीमा साहब फरमा रहे हैं ऐसी बात नहीं। वो कह रहे हैं कि ये मुल्क को किस तरह फजल और रहमान देखे रहे, इनका कैद फजल और रहमान है, अल्लाह माफी देवे जी, अल्लाह ना करे इस मुल्क का इतना बुरा वक्त आ कि अब फजल और रहमान मतलब कैद बने। मुझे तो समझ किसके पीछे ये लगे अमल एक साइड पे रख देते हैं, टीडीएम का तर्ज अमल, आपको तर्ज सियासत से इख्तलाफ है ना, वो एक साइड पे रखते हैं। आपकी नजर में, जैसा कि चीमा साहब ये पूछ रहे थे कि आप तर्जुमान है पीटीआई के, आपकी नजर में क्या मौजूदा हुकूमत के जो मुआशी तौर पर या सियासी तौर पर इक़दाम है उससे मुतमईन है? सर मैं जो आप मुआशी तौर पे देखे ना जी, अगर फिर मैं सच बोलूंगा फिर चीमा साहब कहेंगे कि आप पीटीआई के तर्जुमान है। देखे ना, कोई बात ये मीडिया पे नहीं कर रहा, मैं कर देता हूं। इनसे पूछे 16, 17, 18 में तुमने कितनी गंदम 800 रुपए 900 रुपए में मुल्क से बाहर भेजी, क्यों भेजी है? मुझे इसका कोई बंदा नून लीग का जवाब दे दे। जैसा मैं जो आपने फरमाया है ना, मैंने बड़े तअम्मुल से सुना है और मेरी दो गुजारिशात हैं। पहली ये है कि आपके ख्याल में 16, 17, 18 की पॉलिसीज बड़ी गलत थी मुस्लिम लीग नून की, यही आपने फरमाया है ना कि आप ये कि आपकी पॉलिसीज के नतीजे में शॉर्टेज पैदा हो, ठीक है ना? हाँ जी। तो ये फरमाया कि इतनी गलत पॉलिसी जब मुस्लिम लीग ने इख्तियार की, तो आप ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इतनी गलत पॉलिसी इख्तियार की तो आपने क्या उस पार्टी को उस वक्त छोड़ दिया, या बाद में 2018 की इलेक्शन में उस पार्टी का टिकट लेने से आपने इनकार किया, या आपने दरखास्त दी? सुने जी सुने, ये बड़ी ये चीमा साहब 18 वाली लंबी बात है, मैं कई दफा दोहरा चुका। मुझे शहबाज शरीफ ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी टिकट ले लें, मैं नहीं लेना चाह रहा था, हमारा लक्ष्य नहीं बनता। एक इतनी कादावर शख्सियत कह रही ये मुझसे गलती होगी, मैंने उनकी बात मान ली। मेरा सवाल ये है कि 16, 17, 18 में जब गंदम हो गई, ये तो ये शहबाज शरीफ से मेरी बात हुई थी, और शहबाज शरीफ और मुसाल साहब चले राना साहब मुझे इजाजत दें। पहले मेरा बात ही नहीं सुनते। जी बिल्कुल बिल्कुल चीमा साहब, नहीं आपकी तो सुन रहे हैं, और किसकी सुन रहे हैं मुसलसल? जी चीमा साहब बताइए। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि देखिए, अगर असूली सी बात है कि अगर इनकी नजर में मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज इतनी गलत थी, तो फिर यह है कि इन्होंने मुस्लिम लीग नून का टिकट क्यों लिया? यह है कि इनकी जगह पे कोई एक असूल का तकाजा ये था, ज़मीर की आवाज़ का तकाजा ये था कि ये उस पार्टी का टिकट ना लेते जिसकी पॉलिसीज को ये गलत समझते थे। दूसरी बात ये है कि देखें, बात यह है कि जब तक वो इक़्तिदार में रहे, ये बिल्कुल ये है कि साथ रहे,
उस पार्टी के साथ रहे, हुकूमत के साथ रहे। जब ये इक़्तिदार से महरूम हुए हैं तो अब ये है कि आप ये है कि मुख्तलिफ आपकी तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ज़मीर की अगर आवाज़ पे अब आपने अमल किया तो उस वक्त क्यों अमल नहीं किया। और दूसरी बात जो है ना, दूसरी बात सुन ले, दूसरी अगली सुन ले। गुजारिश ये है कि हमारी पॉलिसी से गलत थी, तो फिर ये है कि ये बताइए कि उस वक्त आटे का बुरान क्यों पैदा नहीं हुआ, गंदम की कीमत क्यों स्टेबल रही, क्यों चीनी की कीमत क्यों स्टेबल रही, गैस बिजली और पेट्रोल की कीमत क्यों स्टेबल रही, डॉलर कैसे स्टेबल रहा, पूरी इकोनॉमी कैसे स्टेबल रही, हर चीज़ मुस्तहकम थी, पूरी की पूरी मईशत मुस्तहकम थी, स्टॉक एक्सचेंज मुस्तहकम था। इन्होंने आपके भी सवालात जेन्युइन हैं, दूसरी जानिब निशात खान डाहा साहब ने भी जो सवाल किए हैं उनके भी जवाबात दरकार हैं। लेकिन इसमें बात यह है कि जो देरीना साथी थे, जो आपके पुराने साथी थे, वो उनमें इख्तलाफात किन वजूहात की बुनियाद पर जन्म लिए? क्या पीटीआई ने उसमें मुदाखलत की या फिर नजरियात में कुछ फर्क आ गया? ये एक सवाल, ये निशान है। बहुत शुक्रिया निशात खान डाहा सर, निसार चीमा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पीडीएम का इस्लामाबाद में एक आज इजलास भी था, एक अहम बैठक हुई। उस बैठक में जो फैसले किए गए उसके कुछ चीदा नुकात मीडिया के सामने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में रखे गए। अभी तक का लाहे अमल जो है वो 31 दिसंबर तक तमाम जमातें इस्तीफ़े अपने जमा करवा देंगी और 13 दिसंबर का जलसा जो है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लेकिन इतलात ये भी है कि 31 दिसंबर से पहले हुकूमत के हक़ में कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, इस्तीफ़ों से ही मुतल्लिक होगी। राना साहब, इस्तीफ़ों से मुतल्लिक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन्हीं रहनुमाओं की तरफ है जिन्होंने माजी में रास्ते कुछ अलग कर लिए हैं, या कुछ और लोग भी हो सकता है? ये कुछ और लोग होंगे, यासर, उनमें कुछ कौमी असम्बली के अरकान होंगे और कुछ जो है वो सूबाई असम्बली के रुकन होंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो मुस्लिम लीग नून के बड़े दरीना पुराने साथी हैं, बड़ी देर से उनके साथ चल रहे हैं, और वो भी इस पर ऐलान करेंगे। मेरे पास जो इतला है उसके मुताबिक ये है कि जिस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है ये फैसला करेगी कि अब हमने इस्तीफ़े असम्बली में भेज देने हैं और स्पीकर के हवाले से इस्तीफ़े करने हैं, तो उस वक्त, या 31 नहीं, उस वक्त उससे 2 या 3 दिन पहले ये एक बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और ये भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एक लाहौर में होगी और एक इस्लामाबाद में होगी, और इसके हवाले से बाकायदा तैयारी होगी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद ऐसे लोग भी मौजूद होंगे, यासर, जो बड़ी बात है कि जिनके इस्तीफ़े गए होंगे और फिर वो ये कहेंगे कि हमने ये इस्तीफ़े नहीं दिए थे, हमसे लिए गए थे और हमें ये कहा गया था कि ये मामलात को दुरुस्त करने के लिए हैं। ये बड़ा, और उस पर वो कई ऐसे इंकशाफात करेंगे कि जो हैरान कुन होंगे। और इसके हवाले से बाकायदा मैं फिर कह रहा हूँ कि उनमें ये पुराने लोग नहीं होंगे, जिन लोगों ने ये 6 या 7 लोग जिन्होंने अब ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें निशात डाहा या जमीर शरकपुरी साहब हैं, अंसारी साहब हैं या बाकी, ये नहीं होंगे, ये इससे हट के होंगे। और जो लोग होंगे उनकी तादाद जो है इनसे ज़्यादा होगी। उनमें कौमी असम्बली भी और सूबाई असम्बली के भी लोग होंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक इस हवाले से तैयारी हो चुकी है, सिर्फ वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये असम्बलियों से इस्तीफ़े जमा करवाने के लिए की डेट का ऐलान करें। अभी तक है सिर्फ 31 दिसंबर इनके पास इस्तीफ़े। अभी जो इनके पास इस्तीफ़े आ रहे हैं उनकी कानूनी कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, एक सियासी प्रेशर ज़रूर है। और मज़े वाली बात आप देखें ना, कई इस्तीफ़े तो ऐसे हैं कि जिसमें एक लाहौर से जो एक इस्तीफ़ा आया है, मेंबर वो कौमी असम्बली के हैं, लिखा नीचे सूबाई असम्बली है, मतन एक जैसा है ना, मतन एक जैसा है ना। और इसमें ये भी देखे ना, वो सिर्फ नीचे नाम और सिग्नेचर की तब्दीली है, बाकी सारा मतन तो एक जैसा है। वो यही लिख देते, कौमी असम्बली को कौमी असम्बली कर देते, सूबाई को कर देते। ये तो हमारा हाल है भाई, जिन्होंने हमारे लिए कानून साजी करनी है, अल्लाह के फजल करम से उन्हें यही लिखना नहीं आ रहा, अल्लाह उन्हें हिदायत ता फरमाए और दुरुस्त की हो जाए। तो ये मामला है जी। यहाँ पे ग्रुप तश्कील दे दिया गया है, ग्रुप मौजूद है, ग्रुप बाकायदा एक बड़ा बागी ग्रुप होगा। और उस बागी ग्रुप के ऐलान के बाद मैं आपको ये भी बता दूँ, इस्तीफ़ों का मामला टल जाएगा, क्योंकि फिर यह कहा जाएगा कि एक तो कानून के मुताबिक अगर ये लोग, जितनी अक्सरियत मौजूद है असम्बली में अदम एतमाद का वोट लेने के लिए, जो जिसमें अदम एतमाद का वोट जितने वोटों पे होता है, अगर उससे ज़्यादा लोग इस्तीफ़ा देते हैं तो फिर तो आपकी असम्बली जो है वो गैर फ़ाल होती है। अगर उससे एक भी बंदा कम है तो असम्बली भी चलती रहेगी, कोरम भी होता रहेगा जब तक कोरम की निशानदेही नहीं होगी। और यासर, कोरम की निशानदेही उस वक्त होती है जब कोई अपोजिशन बैठी हो। अपोजिशन नहीं तो कोरम की निशानदेही करनी थी। यानी आपके मुताबिक हुकूमत को टफ टाइम देते देते आने वाले दिनों में अपोजिशन को अपने साथियों की जानिब से भी टफ टाइम मिलने वाला है। इसमें एक चीज़ इजाफा कर दूँ, आप ज़रा एक फुटेज मैं गुजारिश करूँगा ज़रूर चलाएँ।
कल जब मौलाना फजलुर रहमान खताब फरमा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा रहे थे, तो एक साइड पे मरियम साहिबा थी, एक साइड पे बिलावल साहब थे। ज़रा इनके चेहरे का तासरात देख लें, क्या ये इन चीज़ से मुतमिन थे? ये कभी हुआ है कि बिलावल साहब ने और मरियम साहिबा ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की? तब्दीली तो आई ना, आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ तब्दीली तो आई ना, थोड़ा सब बोले नहीं, सारा बोले, लेकिन आज भी इसमें कोई खत्मी ऐलान हुआ? हतमी ऐलान तो वो कहते हैं 31 दिसंबर के बाद होगा या 13 दिसंबर के बाद होगा। चलें जी, 31 दिसंबर भी आ गया, उसके बाद मैंने आपको खबर ब्रेक कर दी है और इस पे बड़े पर्दानशीनों के नाम सामने आएंगे। चलें देखते हैं, वक्त बताएगा कि कौन कौन से बड़े नाम जो अपनी ही जमात के मुखालिफ सामने आते हैं और टफ टाइम देते हैं अपनी ही जमात को। नाज़रीन, इस्तीफों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन तो नहीं है जो बकिया दो जमातों की है, दो बड़ी जमातों की। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से ही अभी तक अपना नुक्ता सामने रख सकी है, या फिर वो दीगर दो जमातों के नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएगी? इसी बारे में बात करने के लिए बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, इत्तला ये भी है कि आसिफ अली जरदारी साहब ये समझते हैं कि इस्तीफों का ऑप्शन आखिर में इस्तेमाल किया जाए, अभी ऑप्शन इस्तेमाल ना किया जाए। क्या ऐसा सच है? अगर ऐसा सच है तो फिर क्यों है? देखिए, जब पहला मरहला शुरू हुआ था उस वक्त भी बहुत सी क़ियास सराहियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रोल के बारे में की गई थी, और पहला मरहला तकरीबन मुकम्मल हो गया है जलसों का, और पीपल्स पार्टी ने इसमें इसकी शमूलियत आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक अफवाहें फैलाई गई कि हमारी कोई जी इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है और जीबी के इलेक्शंस अब पीपल्स पार्टी वहाँ पे हुकूमत बनाएगी। आपके सामने है ये पिछले गुजरे हुए 3-4 महीने, और आज भी यही क़ियास आराइयाँ ही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM के तमाम फैसले जो मुत्तफ़िका तौर पे किए जा रहे हैं और किए जाएंगे, उन पे उसी तरह पाबंद है जैसी दूसरी जमातें हैं। और ये इजलास के अंदर मुख्तलिफ तरीके से इजहार राय होता है, और शक इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि पहले तहरीकें चलती हैं और लाया अमल बनता है। PDM जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी बुनियाद रखी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो के इनिशिएटिव पे ये बना 20 सितंबर को, उसी वक्त ऐलान कर दिया गया था कि 13 दिसंबर तक जलसे होंगे। उसके बाद फिर हम अदम एतमाद की तहरीक की तरफ जाएंगे, इस्तीफों की तरफ जाएंगे, और हर वो कदम उठाएंगे जो इस सिलेक्टेड हुकूमत और इसके सहूलतकारों को खत्म करने का बायस बने। तो पाकिस्तान अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की है कि कल फैसला हो चुका है। अभी आपने एक बात की है कि अदम एतमाद की तरफ जाएंगे, यह तय हुआ था। तो क्या इस्तीफों से पहले अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी? ये देखें जी, ये स्टीयरिंग कमेटी का इजलास है, कमेटी बन चुकी है। अब ये 13 के जलसे के बाद हमारी आज अभी जो प्रायोरिटी है वो 13 दिसंबर का जलसा है। जब ये 13 दिसंबर का एक भरपूर लाहौर के अंदर जलसा होगा तो फिर हमारे पास तकरीबन 17 से 18 दिन होंगे। इसके अंदर हमने बहुत से फैसले करने हैं। इसमें इस्तीफों की तारीख क्या होगी, तहरीक अदम एतमाद लानी है तो कहाँ पे पहले लेके आनी है, और उसकी हिकमत अमली क्या बनानी है। एहतजाज की तरफ जब दूसरे तरीके से अब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एहतजाज करना है उस पर किस तरह जाना है, आप बताएं, या PDM के फैसले तो PDM करेगी। बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम कारकुन, एक अहम रहनुमा होने की हैसियत से आपकी क्या सोच है, आपकी पार्टी की क्या सोच है? पहले अदम एतमाद की तरफ जाना चाहिए या डायरेक्ट जाकर इस्तीफे दें? देखें, इस गैर आइनी और इस कठपुतली हुकूमत को ख़त्म करने के लिए आइन के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उन्हें एग्जॉस्ट करना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी की राय है, और हम आज भी समझते हैं कि पंजाब में भी ये मांगे तांगे की हुकूमत है और इनकी कोई सिंपल मेजॉरिटी PTI को हासिल नहीं है। इसी तरह मरकज़ के अंदर भी ये बैसाखियों पे कड़ी एक हुकूमत है, बानमती का कुंबा है, इन्हें पहले भी इत्तेहादी छोड़ के गए हैं। अब जो दूसरे हैं वो 12 कह चुके हैं कि हम इनके इत्तेहादी नहीं कहते हैं कि इत्तेहादियों के सर पे ये खड़ी हुकूमत है। सारी बातें सच हैं, इत्तेहादी नाराज भी इनके हो जाते हैं, हुकूमत गिरने का खदशा भी होता है, लेकिन फिर भी मना लिए जाते हैं। सब बातें अपनी जगह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PDM की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद पे यकीन रखती है। तो आज तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये पेशकश भी की है कि अगर आप तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो ले आए। आपको ये पेशकश अच्छी नहीं लगती? उनकी पेशकश पे तो हमने अब सियासी लाया अमल नहीं बनाना है।
हम अपना सियासी लाया अमल कलेक्टिव विजडम के साथ बनाएंगे, तमाम जमातों की सरबराही के साथ। अब जो कल फैसला हुआ है 31 दिसंबर तक तमाम जमातों के अरकान ने अपने इस्तीफ़े अपनी जमातों के कायदीन को पहुंचाने हैं और फिर इसी के दौरान तमाम जमातें दोबारा मुशावरत के लिए अपनी CEC या जनरल काउंसिल मुझे ये बताएं, क्या इस इस्तीफों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के भी इस्तीफे होंगे, पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के भी इस्तीफे होंगे, या सिंध हुकूमत आप चलती रहने देंगे? सारे इस्तीफे, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली, सारे इस्तीफे सिंध हुकूमत आप कुर्बान करने के लिए तैयार है? सिंध हुकूमत कुर्बान करने के लिए तैयार है? जब आपको देखें राना साहब, इतना क्यों मेरे ख्याल से परेशानी की बात तो कोई नहीं है। आवाम जानना चाहती है। कल ये खबरें चलती हैं, कल ये चलती रही खबरें तमाम मीडिया पे कि सिंध हुकूमत जो है वो कायम रहेगी, इसके हवाले से मुशावरत, इसलिए हम जानना चाहते हैं। नहीं, इसमें है इस्तीफे जमा करवाए जाएंगे, उन्हें कब इस्तेमाल करना है इसके बारे में लाया अमल बनाया जाएगा। देखिए राना साहब, आपने पहले भी एक तहरीक देखी थी इमरान खान की, उसमें पहले दिन से धरना शुरू हो गया, मतलब स्टार्ट ही धरने से हुआ, और फिर पहला ऐलान सिविल नाफरमानी। ये कोई सियासी ऐलानात नहीं होते, ये PDM सियासी लोगों पे मुश्तमिल, सियासी जमातों पे मुश्तमिल एक इत्तेहाद है। हमारे जितने फैसले होंगे वो एक तसलसल के साथ एक सियासी तरीकाकार के तहत आप ही होंगे। पहले हमने अवाम तक अपना पैगाम रहनुमा है एतजाज एहसन साहब, कल हमारे ही चैनल पे बात करते हुए उनका ये कहना था कि अगर इस्तीफों के ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाता है तो ये हमाकत होगी। आपकी नजर में क्या ये उनकी जाती राय होगी? कुछ देर पहले हम डॉक्टर निसार चीमा साहब से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि जो एतजाज एहसन साहब हैं वो हवा के रुख को देखकर अपना बयानिया तब्दील कर लेते हैं। देखें, एतजाज एहसन साहब मेरे उस्ताद हैं और हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, और एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास चेयरमैन साहब बुला रहे हैं, उधर एतजाज एहसन साहब की बात भी सुनी जाएगी और दूसरे भी जो सीनियर मेंबर हैं सबकी सुनी जाएगी। और जमातों के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोई फ़र्द वाहिद अहम नहीं होता, कलेक्टिव विजडम के साथ चलते हैं। एतजाज एहसन साहब हमारे बड़े मोतबर लीडर हैं, तो उनकी बात भी चेयरमैन साहब सुनेंगे। वो अपना पैगाम पहुंचाने का, सुनाने का और उसकी बुलंद तरीके से उन्हें ये तरीक़ाकार आता भी है और असलूब रखते हैं, वो अपना पैगाम पहुंचाएंगे। CEC फैसला करेगी, अगर एतजाज एहसन साहब की राय अहम हुई तो CEC उसका फैसला करेगी, और अगर पार्टी ने कोई फैसला किया तो एतजाज एहसन साहब अपनी पार्टी के कमिटेड मेंबर हैं, वो अपनी पार्टी के साथ चलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये कोई इतनी बात नहीं है। बाकी एतजाज एहसन साहब ने हवा के रुख के साथ नहीं, वो हमेशा अपनी जमात के साथ रोजे अव्वल से खड़े हैं। ये मुस्लिम लीग नून के MNA ने कहा, ये हमने नहीं कहा, ये हमने नहीं कहा, ये मुस्लिम लीग नून के MNA है निसार चीमा साहब, उन्होंने प्रोग्राम में कहा है। मैं जानता हूं चीमा साहब को, सद बिस्मिल्लाह, चीमा साहब की अपनी राय है, लेकिन चीमा साहब को पता है कि हवाओं के रुख पीपल्स पार्टी और उसके जाले नहीं, ये हवाओं के रुख को बदलते हैं, हवाओं के रुख देख के चलते नहीं हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब इसे अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, लाहौर का जलसा, इस हवाले से अवाम तो परेशान है ही, ट्रेडर्स भी परेशान दिखाई देते हैं। राना साहब, तो क्या आपकी नजर में ऐसा हो सकता है कि अगर लाहौर का जलसा जिसकी मेजबान मुस्लिम लीग नून है, उनके खिलाफ ही ट्रेडर्स उसके आ जाए? नहीं, आ गए हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होने वाली मीटिंग में तो ट्रेडर्स ने यहाँ तक कह दिया कि हमारा मुआशी कत्ल ना किया जाए। और अब मुआशी, उन्होंने उनसे सवाल किया क्यों, किस तरह होगा? उन्होंने कहा बात यह है कि कोरोना फैल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है, पहले से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। लाहौर के रोज़ाना जलसे जुलूस हो रहे हैं, अगर इससे कोरोना फैलता है तो आखिरकार लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, और जब लॉकडाउन होगा तो फिर जो बड़े लोग हैं उनको नुकसान नहीं होगा, जो आम एक ट्रेडर है, एक आम ताजर है, एक आम दुकानदार है, उसको नुकसान होगा, रेडी वाले को नुकसान होगा, वहाँ पर रोज़मर्रा काम करने वाले को नुकसान होगा, डेली वेजेस को नुकसान होगा। तो इसकी बिना पर फैसला किया है लाहौर के ट्रेडर्स ने, चाहे वो मियां नवाज शरीफ के साथ हैं, चाहे वो इमरान खान के साथ है, चाहे वो मौलाना फजल रहमान के साथ है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम अक्सरियत ने कि हम ये, उन्होंने बाकायदा अपील की है PDM से कि खुदारा ये जलसा जो है इसको मुलतवी किया जाए उस वक्त तक जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होता, ये बाकायदा कहा गया। और आपको ये भी बता दूं, मुस्लिम लीग नून ने अपने लाहौर के जलसे के हवाले से एक पॉलिसी बनाई थी कि वो ट्रेडर्स के पास जाएंगे, मार्केटों में जाएंगे और सारी तहरीक को वहाँ से चलाएंगे। आज की तारीख तक
एक भी मार्केट में वो क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि ट्रेडर्स की तरफ से वाज़ेह उन्हें पैगाम दे दिया गया है कि आप कोरोना के फैलाव का अगर सबब बनेंगे और हमारी मार्केटें बंद हो जाती हैं, लॉकडाउन हो जाता है, तो यही ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की मुखालफत करेंगे। एक ट्रेडर ज़रूर है कि जिसने इनकी हमायत की है कि वो जलसे में जाएंगे। अब उनकी मार्केट, उनके फॉलोअर्स कितने हैं, वो कितने लोगों को अपने फॉलोअर्स करवाते हैं, कितने लोग वहाँ जाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत दीगर जगहों पे ये वाज़ेह हो गया और मेरी इत्तला के मुताबिक तो ये बैनर्स भी लगने शुरू हो गए हैं और बाकायदा मुख्तलिफ ताजरों ने लेटर लिखने भी शुरू कर दिए हैं PDM की क़यादत को कि पाकिस्तान की माशियत जो है उसे खारा रहने दें, उसे तबाही के धाने पर ना लेकर। वक्त बताएगा कि ट्रेडर्स सियासी मफाद की खातिर अपना मुआशी नुकसान बर्दाश्त करते हैं या फिर इनके खिलाफ उठ खड़े होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता दिन एडिटर से मुलाकात की थी। मुलाकात का हवाल बयान करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता दिन अखबारात के एडिटर से मुलाकात की थी, जिसमें हुकूमती नाकामियों का एतराफ़ किया, आइंदा के लिए कुछ वादे किए और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया भी और नेक ख्वाहिशात की उम्मीद भी रखी है। तो अंदरूनी कहानी जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एडिटर रोज़नामा 92 इस्लामाबाद राव खालिद साहब भी उसी मीटिंग में मौजूद थे। राव साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राव साहब, क्या हुकूमत को 1.5 साल लग गए ये सोचते हुए कि इस्लाहात लाने में हम नाकाम रहे? क्या ये सोचने में 2.5 साल लग गए कि हम IMF के पास जाने में नाकाम रहे, हमने जल्दी नहीं की, हम बल्दियाती निज़ाम नहीं लेके आ सके, हमें अब पता चला कि माफिया कैसा बना? जी, ये एक कह ले कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये सारा कुछ। प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से उनसे जब पूछा गया कि आप अपने जो सबसे बड़ी नाकामी समझते हैं 2.5 साल में और जो कामयाबी समझते हैं वो क्या है, कामयाबी पे तो उन्होंने कहा कि हमने कतई नज़र इसके कि हमारी गवर्नमेंट कितना अर्सा रहेगी नहीं रहेगी, हमने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिसमें डैम शामिल हैं। ये 2 शहर जो बड़े बना रहे हैं, कराची में और लाहौर में। तो लेकिन नाकामियों के हवाले से जो उन्होंने 2 बातें की वो बड़ी यानी कंसर्न इसलिए है कि IMF के पास जाने के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा हुकूमत मिलेगी इस सूरत हाल में तो मैं IMF के पास जाने में देर नहीं करूँगा। ये बहुत बड़ी गलती थी हमारी, हमारे दोस्त ममालिक किस हद तक हमारी मदद कर सकते थे, तो वो उस तरह से नहीं हो सकती थी। ज़ाहिर है हमें फौरी तौर पे जाना चाहिए था, जिसकी वजह से हमें बड़ा शुरू में सपोर्ट मिल जाती जो माशी सपोर्ट हमें चाहिए थी। तो कंसर्न इसलिए है, ये मेरा पर्सनली भी है कि ये चीज़ें बिल्कुल लोग आए दिन कह रहे थे जब से हुकूमत आई, बार बार एक्सपर्ट्स कह रहे थे, बार बार लोग बता रहे थे उनको कि ये मुनासिब नहीं है कि आप डिले कर रहे हैं, इससे बड़े नुकसानात होंगे। और उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो आपकी जो डॉलर की प्राइस एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हुई, उसने बढ़ना था, उसको मसनूई तौर पे रोका गया था, यकीनन केयर टेकर के दौर में भी बढ़ी, लेकिन उसके बाद वो उसकी जो दौड़ लगी तो उसमें फिर हुकूमत के बस में नहीं रहा कि इसको किस तरह से कंट्रोल करे, या तो वो इसाक डार वाला फार्मूला इस्तेमाल करते। उसकी वजह से इम्पैक्ट आया आपके इन्फ्लेशन के ऊपर, जिसने महंगाई आपके यहाँ पैदा की। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि आपको इन चीज़ों का पता नहीं। दूसरी चीज़ जो उन्होंने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया, वो जो बड़े कारपोरेट जी करें जी बताएं। दूसरा जो उन्होंने दूसरी बड़ी नाकामी अपनी मानी, वो उन्होंने कहा कि जो बड़े इदारे जो हैं वो उनकी हमने इस्लाहात टाइमली शुरू नहीं की। कारपोरेट स्टील मिल्स होगी, PI होगी, इनकी अनदर बिग कह ले कि गलती का एतराफ़ तो है, लेकिन नुकसान कितना हुआ है उससे वो उन्होंने खुद ही बताया कि हर महीने कितने अरब रुपए हमें नुकसान हो रहा था, किस तरह से ये सारे मामला चलते रहे। तो ये चीज़ें भी सारी साहब ये 2 चीज़ें उन्होंने बताई, आप वहाँ मौजूद थे, दराज से ये चीज़ें ऊपर से उन्होंने कह दिया कि 5 साल के बाद भी जब उन्हें दोबारा हुकूमत मिलती है तो फिर वो IMF के पास जाएंगे। तो फिर 5 साल में अगर वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान की मौशियत को नहीं संभाल सके, फिर भी 5 साल बाद IMF के पास ही जाना है, तो फिर ये 5 साल किया क्या? नहीं राना साहब, वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको। वो ये कह रहे थे कि अगर इस सूरत हाल में मुझे यानी आइंदा हुकूमत मिलेगी तो मैं ये 2 काम सबसे पहले करूँगा या करता।
बुनियादी तौर पे वो ये कहना चाह रहे थे, ये नहीं कहना चाह रहे थे कि 5 साल के बाद जो है दोबारा हुकूमत मिलेगी तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। फिर उन्होंने अगर इन्होंने भी उसी तरह बेड़ा गर्क करके जाना है तो वो फिर अगली हुकूमत खुद ही संभाल लेगी, फिर इनकी बारी का तो कोई चांस नहीं। ये तो नए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बेहतर चीज़ों को करने की बात कर रहे हैं। तो राव दूसरी जो उसमें इक़्तिदार में आने से पहले अपनी कैंपेन के दौरान मसरूफ थे तो किताबों का हवाला दिया करते थे, दीगर मुल्कों का हवाला दिया करते थे और ये कहते थे कि IMF के पास कभी नहीं जाऊंगा। अब इक़्तिदार में आने के बाद उन्हें यह लगा कि IMF के पास इब्तदाई तौर पे ना जाना गलती थी, तो क्या अपने माजी के नजरियात से भी वो इनहराफ रखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि ये एक इंग्लिश का वर्ड होता है इंट्रांसिजेंस, जिसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आपको पता होती है लेकिन आप समहाउ उसे इग्नोर कर जाते हैं या उस ओवरलुक कर लेते हैं। उसकी प्राइस क्या पे करनी पड़ती है वो प्राइम मिनिस्टर को पिछले 1 साल में बखूबी अंदाज़ा हो गया, जब प्राइसेस के हवाले से जो मसाइल पैदा हुए हैं। अब PDM की तहरीक की जो बुनियाद है वो बनी है, उसकी महंगाई की एक बनी है। लेकिन यासिर, इससे भी एक आगे की बात, यानी ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, जो आगे उन्होंने एक और बात की वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी इससे लिंक करती है। जब उनसे ये पूछा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जी जो आपके एडवाइज़र हैं वो कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन को हेड नहीं कर सकते, तो आप इसका क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी इसको हम मानेंगे और हम कोई वे आउट निकालेंगे इसका। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि मसला बुनियादी तौर पर यह है कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी पोलिटिसाइज होगी, उनमें एक्सपर्ट्स नहीं है, हमारे जो लोग मुंतखब होकर आते हैं वो भी उस तरह से एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए हमें बाहर से लोगों को लाना पड़ता है। अब ये भी मेरे लिए कंसर्न ये है कि मैं उनकी पार्टी के लोगों को जानता हूँ, उनके अंदर जो मुंतखब नुमाइंदे भी बैठे हैं उनमें भी ऐसे लोग हैं जो एक्सपर्ट्स भी हैं, चीज़ों को समझते भी हैं। अगर महीना 2 महीने उनको किसी मिनिस्ट्री के साथ काम करने दिया जाए तो इतने उनके तालीम और ज़हन इस काबिल है कि वो इन चीज़ों को समझ भी सकते, चला भी सकते हैं। कल एडिटर्स बुलाए हुए थे, बड़ी गुफ्तगू हुई होगी। क्या किसी ने कोई ये पूछा इनसे कि आपका तर्ज हुक्मरानी जो है, जिसकी वजह से महंगाई होगी, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसकी वजह से अब आपको हर 8वें महीने बाद एक IG बदलना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको रोज़ाना ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ करनी पड़ती है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? और दूसरा ये बताइए, क्या PDM की तहरीक से वो खौफज़दा हैं, परेशान हैं या नहीं? देखिए, पहले मैं PDM वाला आपको बता दूं, वो उनको थोड़ा सा मुझे लगा कि खौफज़दा तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा अब जिटरी फील कर रहे हैं उस हवाले से। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा कि जी आप मुझे ये बताएं कि या तो कानून है या नहीं है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जलसे हमने बंद कर दिए हैं, जलसे नहीं होंगे, आपकी NCOC फैसला करती है, NCC फैसला करती है, दूसरी तरफ कहते हैं हम जलसा नहीं रोकेंगे। तो ये क्या ये बयार हुआ कि आप या तो कानून है या नहीं है? पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो देखे हम नहीं चाहते इस तरह से वो जलसा रोक रहे हैं, वो जलसा नहीं रोक रहे, हम पॉलिटिकल एक्टिविटी है होने देंगे ये सारा। मैंने कहा जी फिर बताएं कि कानून नहीं है, आपने फैसला किया और कानून। फिर वो ज़रा खुले उसके ऊपर, तो उससे मुझे लगा थोड़ा सा उनका कंसर्न है। वो कहते हैं कि इसके लिए अगर हमने रोकना होगा तो फिर हमें फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और जब हम फोर्स इस्तेमाल करेंगे तो उसके फॉल आउट और किस्म के होते हैं। वह जहाँ से मुझे लगा कि वो थोड़ा सा कंसर्न है। मुल्तान के अब फिर हवाला दिया उन्होंने, जिससे ये इतराफ़ उनकी गुफ्तगू में लगा कि मुल्तान वाली गलती थी कि उन्होंने जो लॉक लगा दिए कासिम बाग को और जिस तरह से रोकने की कोशिश की, उसकी वजह से थोड़ा सा वो बैकफुट पे गए हैं PDM की तहरीक के अगेंस्ट के चले लाहौर वाला जलसा होने दे। दूसरी जो बात है ब्यूरोक्रेसी वाली बात, जो तब्दीलियों की बात ये हुई, बिल्कुल हुई। और उनसे कहा गया कि जी इस्लामाबाद का भी पर्टिकुलरली कहा गया, इस्लामाबाद के अंदर आप देखें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, और इसी तरह से बाकी जगह पे आप वज़ीर सीखना लगता है 8-7 महीने 10 महीने सीखता है, आप उसको चेंज कर देते हैं। इसी तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है, वो किसी पोस्ट पे बैठता है बंदा, पंजाब में है या कहीं पे है, IG है, वो सीखता है, आप उसको चेंज कर देते हैं। तो उनका कहना था कि बात यह है कि एक तो वही दोबारा उन्होंने कहा पोलिटिसाइज जो है कि हमें नहीं पता कि पुराने लोगों के किस तरह से मरासिम थे, किस तरह से उनका ताल्लुक था, वो हमारे लिए काफ़ी मसाइल पैदा कर रहे थे। दूसरा उन्होंने जो सबसे दिलचस्प बात इस मरहले पे की, उन्होंने कहा देखिए 5 साल बाद KP में भी हमें तजर्बा हुआ कि 5 साल के बाद लोग ये पूछते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। कोई ये नहीं पूछता कि IG क्यों तब्दील किया था और वज़ीर कितने आपने बदले थे। इसलिए कहते हैं ये मैटर नहीं करती चीज़ें, वज़ीर बदलें या IG बदलें, मैटर ये चीज़ें करते हैं कि हम आवाम के लिए क्या डिलीवर कर रहे हैं। राव साहब, उस पर हम फोकस कर रहे हैं बुनियादी तौर पर। वज़ीर आज़म साहब ने कल PDM की तहरीक के हवाले से ये कहा कि इसमें कोई गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है,
तो उन्होंने बतौर सियासतदान या अपोजिशन के मुखालिफ के तौर पे तो ये बात नहीं की होगी। एक अगर रियासत के सरबराह के पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि मुल्क में चलने वाली तहरीक में गैर मुल्की हाथ मुलव्वस हैं, तो उनसे पूछा नहीं गया कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? जी यासिर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना इस हवाले से, वो ये है कि वो तारीखी हवाले से उन्होंने बात की है। क्योंकि उनसे जब सवाल हुआ कि अब बड़ा एतमाद आता जा रहा है पीडीएम में, वो नए नए नारे निकाल रहे हैं, नए नए जज्बे से बात हो रही है और इस्तीफ़ों की तरफ भी अब जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि उनको किसी की आशीर्वाद हासिल है, कोई पैट ऑन द बैक है उनके। उन्होंने कहा एक तो ये कंस्पेरेसी थ्योरी चल रही है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट में से कुछ लोग उनको कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है, ऐसी कोई कतन भी सूरत हाल नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कोलिशन ऑफ कंट्रीज़ है जो पाकिस्तान को तगड़ा नहीं देखना चाहती, तो इसलिए वो करते रहते हैं। फिर उन्होंने जब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इराक और ईरान की लड़ाई का फिर हवाला दिया, फिर लीबिया की तबाही का हवाला दिया, फिर उसके बाद अभी ईरान और सऊदी अरब की जो कशमकश चल रही है। यानी माजी की तजर्बात की रोशनी में उनका ये समझना है कि मौजूदा चलने वाली तहरीक में गैर मुल्की हाथ मुलव्वस हो सकता है। बहुत शुक्रिया राव खालिद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, रोज बरोज जोर पकड़ती तहरीक किसानों की मोदी हुकूमत को कितनी मुश्किल में डाल चुकी है, और इस वक्त हालिया सूरत हाल में जो गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं उसमें जो भारतीय पुलिस है वो किस हद तक कामयाब होगी? अच्छा, बड़ी मज़े वाली बात है कि वहाँ पे जो सूरत हाल बन चुकी है यासर, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है मोदी के लिए, और भारत टूट रहा है। मैं ये बिल्कुल आपको ये तस्दीक से कह रहा हूँ, भारत टूट रहा है, इसलिए कि आपको पता है एक और भी यहाँ पे क्लिप है, और वो क्लिप ये है कि उसमें आप सिखों ने अपने बच्चों को ये कह दिया है कि आप भारतीय फौज से बाहर निकल जाएं। उनका कहना है कि बॉर्डर पे गोली हम खाते हैं, मारे हम खाते हैं, जाने हम देते हैं, वहां पे हम मरते हैं दुश्मन के हाथों, यहाँ पे मरते हैं मोदी के हाथों। तो जब हमें सिख बरादरी को इन भारत में माना नहीं जा रहा, हमें गद्दार कहा जा रहा है, हम पे जुल्म किया जा रहा है, तो फिर हमारे बच्चे जो फौज में हैं वो आप फौज में नहीं रहेंगे। ये एक बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल है, और बाप मुख्तलिफ सिख जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब इन भारत में हो क्या रहा है देखें, ये खालिस्तान किसानों की तहरीक थी, खालिस्तान किसानों की। जब वो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं लाखों की तादाद में ये किसान वहां पे आए, इन्होंने आके एहतजाज किया। एहतजाज जब वो करते हैं तो अब भारत ने क्या किया, जिस तरह मुसलमानों के साथ वहां पे होता था ना, कि अगर किसी मुसलमान ने अपनी आवाज़ बुलंद की तो उसे पाकिस्तान का दोस्त करार दे के उसे कभी कह दिया ISI का एजेंट है, कभी कुछ बना दिया, और उस पर दहशतगर्दी और इनका जो एक्ट लगता था वो लगा के उन्हें अंदर कर दिया, उन्हें मार दिया गया। अब ये सेम सिखों के साथ ये इन्होंने करना शुरू कर दिया है। बेचारे सिख किसान अपने मसाइल के लिए, अपने मुतालबात के लिए आए हैं। आप तादाद देख रहे हैं, लाखों में है, ये एहतजाज है। जिनकी तादाद, उनको खालिस्तान तहरीक का बना के उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और यहां तक नहीं, सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, सैकड़ों सिख ऐसे हैं जिन्हें वहां से उठा के ले गए हैं, जिनको मार के फेंक दिया गया है। इतनी खौफ की फजा है जिसकी इंतहा कोई नहीं। और उसके बाद हुआ क्या कि जो खालिस्तान के साथ नहीं था सिख, वो भी अब खालिस्तान के साथ हो गया। जिसने पहले खालिस्तान का नारा नहीं लगाया था, अब वो भी खालिस्तान का नारा लगाना शुरू हो गए। खालिस्तान के साथ साथ आप देखें कि ये सिख क्या नारा लगा रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। कश्मीरियों को भी एक तकवीयत मिल गई, और ये नारा कहीं और से नहीं, सिख बरादरी के अंदर से, जो भारतीय शहरी हैं, जो भारत के रहने वाले हैं, जो भारत को वहां पे फंड देते हैं, जो भारत को टैक्स देते हैं। तो आने वाले चंद दिनों में यासर एक बहुत खौफनाक सिनेरियो बनने जा रहा है। एक तरफ सिखों का इज्तिमा जारी है, और आज के दिन में दिल्ली के अंदर RSS ने अपना इज्तिमा रख लिया। जब वहां पे जो RSS का इज्तिमा है, उसका मकसद क्या है कि उनके हाथों में वो तलवारें हैं, नेज़े हैं, राइफल्स हैं, पिस्टल हैं, डंडे हैं जिन पे कील लगे हुए हैं, और वो नारे लगा रहे हैं कि हम इन सिखों को मार देंगे, इनकी यहाँ पे कब्रें बनाएंगे, इनको यहाँ पे जिंदा जला देंगे। मोदी हुकूमत को यह सोचना होगा कि हर नया लाने वाला कानून उनके गले की हड्डी क्यों बन जाता है। शहरियत तरमीमी एक्ट हो, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बदलना हो, या फिर किसानों के हवाले से अगर आप एक्ट लेके आए तो आपकी जनता आपके मुखालिफ क्यों है। ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि जब आप मुल्क चला नहीं सकते तो फिर गद्दी छोड़ देनी चाहिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम से इजाजत, अल्लाह ने के बाद।